हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए, दिस इज डे नंबर 4। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, इलेक्ट्रोस्टैट्स 2, ये आज 4th क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का। और सबसे पहले मैं आपको कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने किया था कल, आपको क्वेश्चन नंबर 27 पर बात की थी मैंने। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा था कि अलग अलग विभव पर आवेशित दो सर्वसम संधारित्र, मतलब दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं जो कि अलग अलग, दोनों की कैपेसिटी सी में, मतलब इसकी भी कैपेसिटी सी है, इसकी भी कैपेसिटी सी है, और दोनों को अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज किया जाता है, V1 पर और V2 पर है, ठीक है ना। और फिर इनको दोनों को चार्ज करके आप इनको क्या करते हो, इनको ऐड कर देते हो आप पैरेलल में। इस तरीके से ये पैरेलल में आपने ऐड कर दिया, ये पैरेलल में आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि इसमें ऑप्शंस है, फर्स्ट कौन सा गलत है, इसमें आपको बताना है कि गलत। तो पहली चीज टोटल चार्ज के बारे में पूछा कि टोटल चार्ज क्या होगा। तो साइज ही बात है भाई, चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। इसके पास Q1 था, इसके पास Q2 था, तो टोटल चार्ज आएगा वो Q1 प्लस Q2 का होगा, यही लिखा हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा, जो टोटल एनर्जी होगी वो अलग अलग एनर्जीज के सम से कम होगी, बिल्कुल भी सही बात है ये। जो टोटल एनर्जी होती है वो अलग अलग एनर्जी से कम होती है। ओके, मतलब U फाइनल इज लेस देन U1 प्लस U2, मतलब जो फाइनल एनर्जी आएगी वो अलग अलग इंडिविजुअल एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। देन अब तीसरा है कि, तीसरा पॉइंट है कि जो फाइनली पोटेंशियल आता है, ये इसका V1 था, इसका V2 था, ये लोग क्या करेंगे, अपना पोटेंशियल शेयर करेंगे और कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो जो फाइनल पोटेंशियल आता है वो इनिशियल पोटेंशियल V1 प्लस V2 के इंडिविजुअल सम से कम होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन बोला गया है कि फाइनल पोटेंशियल इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम से इक्वल होगा, बिल्कुल गलत भाई, ये सही है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब मैं आपको इंडिविजुअल फाइनल पोटेंशियल निकाल के यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो आइए फाइनल पोटेंशियल निकाल के मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। ओके, देखिए स्टार्टिंग में ये था, ये Q1 था, इसका वोल्टेज V1 था, ये C था। ओके, तो यदि आप देखें तो इसका जो चार्ज होगा, तो इसका चार्ज Q1 इक्वल टू क्या आएगा, CV1, और इसका चार्ज क्या आएगा, Q2 इक्वल टू CV2, ठीक है ना। चार्ज तो सेम रहेगा, तो चार्ज Q1 इक्वल टू CV1 एंड Q2 इक्वल टू CV2, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल उसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर Q1 आ गया, इसके ऊपर Q2। अब जब दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया पैरेलल में, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज जो था वो आ गया Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2, मीन CV1 प्लस CV2। C आप कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में कितना आ गया, V1 प्लस V2, ये नेट चार्ज आ गया। ओके, नेट चार्ज आफ्टर कनेक्शन। अब V1 प्लस V2, और टोटल कैपेसिटी देखिए इसकी कितनी होगी, ये भी C है, ये भी C है, तो नेट कैपेसिटी C नेट इक्वल टू 2C। पैरेलल में C और C ऐड हो जाएंगे तो 2C हो जाएगा। नाउ अब आपको V चाहिए, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। Q कितना है, C टाइम्स V1 प्लस V2। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा, नीचे है 2C, C से C कैंसिल। तो बच्चों जो नेट पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है V1 प्लस V2 अपॉन 2। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों ने आधा आधा पोटेंशियल आपस में बांट के लिया है, और नेट पोटेंशियल जो आएगा वो V1 प्लस V2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि भाई जो नेट पोटेंशियल है वो इंडिविजुअल सम के इक्वल नहीं है, वो तो उनके सम का आधा है। क्लियर हुआ ना। तो V1 प्लस V2 अपॉन 2, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पोटेंशियल पता चल रहा है, ठीक है ना। बट यदि कैपेसिटी भी अलग होती तो फिर तो फॉर्मूला जो बनता, अगर कैपेसिटी अलग होती तो दैट टाइम नेट चार्ज क्या होता, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन नेट कैपेसिटी C1 प्लस C2। तो नेट चार्ज होता C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन
C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन पोटेंशियल है। क्या है ये? कॉमन पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। जहाँ पे अभी तो कैपेसिटी सेम दे दी है, अगले क्वेश्चन में दी कैपेसिटी भी अलग दे दी, तो क्या करेंगे? तो ये लगाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट रेजोल्यूशन है। चलिए इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी में पहले रीड करूंगा। मिलिकॉन की एक तेल बूंद विधि के प्रयोग में Q आवेश के एक तेल बूंद को 2400 विभवांतर से दोनों प्लेटों के बीच स्थिर रखा गया है। इस बूंद की आधी त्रिज्या को बूंद को स्थिर रखने के लिए 600 वोल्ट की विभवांतर की आवश्यकता होती है। तो इस दूसरी बूंद पर आवेश क्या होगा? Q/4, Q/2, Q3, Q/2। इंग्लिश में सिचुएशन देखिए क्वेश्चन की। मिलिकॉन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आप तेल की बूंद को स्थिर रखते हैं। ये पहली तेल की बूंद है। ओके, तेल की बूंद में इलेक्ट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। नीचे की ओर mg लगता है और ऊपर की ओर क्या लगता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू QE। फिलहाल E लगेगा। ओके, E लगेगा। तो यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस प्लेट चाहनी पड़ेगी और यहाँ पे माइनस प्लेट, क्योंकि जो तेल की बूंद होती है उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव आएगा, तो निगेटिव को अट्रैक्शन ऊपर की तरफ फील कराना पड़ेगा। तो खैर ये तो बात की बात है, ये तो यहाँ पे पूछा ही नहीं गया। ये तेल बूंद है। ओके, मैंने ऐसी बनाई है जिसमें आपको बूंद समझ में आया। एक्चुअली आपको स्फेरिकल मान के चलना है। क्या मान के चलना है? ये स्फेरिकल मान लीजिए, ये स्फेरिकल मान लीजिए। इनका कहना है कि एक स्फेरिकल बूंद है जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q। ओके, और टोटल चार्ज Q को संभालने के लिए, रोकने के लिए इसके बीच में कितना पोटेंशियल लगता है? 2400 वोल्ट। 2400 वोल्ट के पोटेंशियल से इसके बीच में इसको रोका जाता है। ठीक ना? 2400 वोल्ट का पोटेंशियल लगा करके इसको रोका जाता है। ठीक है ना? तो भाई आप इसको रोक रहे हैं 2400 वोल्ट के पोटेंशियल से। अब ये दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि यदि इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है। कितनी मान लीजिए? अगर इसकी आधी रेडियस की बूंद को, मतलब R/2, अगर R/2 रेडियस की बूंद को, ठीक है, रोके रखने के लिए यदि 600 वोल्ट का पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, समझ गए ना? तो इस पर बताइए चार्ज क्या होगा। इस पर जो भी चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाना था, तो इस पर जो होगा आपको चार्ज बताना है। किसके टर्म्स में? Q के टर्म्स में, कि इसका चार्ज इसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा, Q/4 हो जाएगा, उतना ही रहेगा, या 3Q/2 हो जाएगा। देखिए बेचा, तो मेनली फंडा क्या हो रहा है यार? फंडा ये हो रहा है इसमें, ये ऊपर वाला केस देख लो कि ये जो बूंद है नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा? QE। ओके, QE। तो देखा जाए तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? जब ये बूंद लटकी हुई है हवा में, तो आप लिख सकते हो QE स्मॉल q इंटू E, ये मैंने लिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स स्मॉल QE इक्वल टू क्या बेटा? mg। तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट जो कह रही है, चार्ज कितना है बेटा? कैपिटल Q। चार्ज कितना है? कैपिटल Q। E इक्वल टू m इंटू G। Q इक्वल टू कितना? mg। अब आपको पता है कि यहाँ दोनों प्लेट के बीच की दूरी का गैप कितना? मान लो D, जो कि पहले भी D था। दोनों प्लेट के बीच की दूरी का पहले भी D था और बाद में भी D है, तो कोई शिकायत नहीं हमको, अब D मान के चल लो। तो आपने QE, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? Q तो Q ही रहेगा। E इक्वल टू क्या होता है? V/D, V/L, V/D वोल्ट पर मीटर, V/D इक्वल टू मास 4/3 पाई, बड़ी रेडियस क्या है? कैपिटल R का होल क्यूब इंटू कितना? G। क्लियर हो गया? तो 4/3 पाई R क्यूब, सॉरी मास इंटू डेंसिटी का भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पाई R क्यूब इंटू रो, तभी तो डेंसिटी इक्वल मास इंटू डेंसिटी, सॉरी मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये तो वॉल्यूम हो गया बूंद का,
और डेंसिटी का मल्टीप्लाई मैं करना भूल गया था, मैंने कर दिया। क्लियर हो गया ना? QV/D। इसको आप ले सकते हैं रिलेशन नंबर 1, या इसकी वैल्यू भी आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, बस काफ़ी है। 4/3 पाई r क्यूब रो जी, इसको नंबर 1 दे दीजिए। ले लिया आपने? अब सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में आपको कह रहा है कि नया वाला चार्ज पता कीजिए। तो नया वाला चार्ज सेकंड केस में क्या हो चुका होगा? Q डैश। क्या हो चुका होगा? Q डैश। पोटेंशियल बदल चुका है V डैश। डिस्टेंस वही की वही है D। रेडियस बदल चुकी है 4/3 पाई, पहले रेडियस थी R, अब हो चुकी है R/2 का होल क्यूब, इंटू G सेम रहेगा और इंटू रो सेम रहेगा। बोलिए जी हाँ या ना? ये रिलेशन नंबर 2 ले लीजिए। ले लिया? हमें Q डैश चाहिए, तो हम Q डैश सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, सही रहेगा ना? तो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करूँगा मैं। चलिए, सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है Q डैश V डैश अपॉन D 4/3 पाई R क्यूब हो गया अपॉन कितना? 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये देखिए R/2 का क्यूब 8 इंटू G इंटू रो, और नीचे Q इंटू V अपॉन D, Q इंटू V/D इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब इंटू G इंटू रो इंटू G। बोलिए ये सुनो। तो इससे ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R क्यूब से रो कैंसिल, G से G कैंसिल, D से D भी कैंसिल कर दीजिए। Q डैश अपॉन Q, ओके, V डैश अपॉन V इक्वल टू R क्यूब, मतलब कुछ कुल होगा क्या? 1/8, क्योंकि सब कुछ कैंसिल कर चुका है, केवल 8 बचा है। 1/8 हमें Q चाहिए है, Q डैश चाहिए है, तो Q डैश इक्वल टू, ये V ऊपर चला जाएगा, V अपॉन 8 V डैश, और Q भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये सॉल्व नो। चलिए, Q डैश इक्वल टू, देखिए पुराना पोटेंशियल V कितना था बेटा? स्टार्ट में जो पोटेंशियल आपने दिया था 2400 वोल्ट, देखिए डायग्राम में बना हुआ है 2400 वोल्ट, तो V की जगह 2400 रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 8, और V डैश कितना था बेटा? 600 था ना, इंटू Q। तो 6 से कितने बार गया यार? 4 बार, और 4 से कितने बार गया? 2 बार। सो Q डैश इक्वल टू कितना हो गया? Q/2। चेक करिए आंसर सही गलत है? बिल्कुल सही है। सो इस तरीके से यहाँ पे Q डैश इक्वल टू Q/2। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए। जब किसी सी धारिता के विद्युत धारित्र का विभव V किया जाए तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है? तो ये तो डायरेक्टली रटने वाला क्वेश्चन है, 12CV²। एनर्जी पूछी गई है आपके पास। यदि क्वेश्चन है कि अगर C कैपेसिटी वाला कोई कैपेसिटर है और उसको आप V वोल्ट से चार्ज करते हो तो एनर्जी कितनी होगी? तो दैट इज इक्वल टू 12CV। कुछ सोचने की बात ही नहीं है, आंसर हो गया 12CV²। ठीक है ना? हाँ, इसको और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, और एक होता है 1/2 Q²/C। तो ऑप्शन में बस यही आंसर है, 12CV² ही आंसर है, इसलिए यही आंसर होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका देखा जाए तो। यस, और कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर 12CV² ही है यहाँ पे। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल A है तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी D है। इसे B विभवांतर तक आवेशित करके बैटरी को अलग कर दिया जाता है। एक परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K नियतांक है उसे पट्टिकाओं के बीच में रखा जाता है, जिससे पट्टिकाओं के बीच की जगह पूरी तरीके से भर दी जाए। अगर Q, E, W क्रम से पट्टिकाओं पर दिए गए आवेशों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत रखने पर तथा पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम को रखने से किया गया कार्य दर्शाते हो, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य नहीं होगा? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रू नहीं होगी। जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन सही नहीं होगा। फर्स्ट, Q इक्वल टू ε0 A V/D, E इक्वल टू V/KD, W इक्वल टू ε0 A V²/2KD, और W इक्वल टू ε0 A V²/2D 1/1 - K। चलिए, ये है क्वेश्चन। अब मैं इसको इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा हूँ कि इंग्लिश में मीनिंग क्या है आपके पास। एक एक लाइन हिंदी में पढ़ता जाऊंगा और फिर इसके बाद मैं आपको इंग्लिश बताते जाऊंगा। कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल A है, मतलब यू हैव गिवन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया A। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पहली प्लेट है, मान लो। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। यस, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, 2 प्लेटें होती हैं। इस पहली प्लेट का जो एरिया दिया गया है
ओके, मतलब दोनों प्लेट का एरिया, दैट इज कॉल्ड ए। आपके पास एरिया ए है, ठीक है ना। और इन पट्टिकाओं के बीच की दूरी, मतलब इनकी दो प्लेट के बीच की दूरी डी है, इनकी प्लेट की दूरी डी है। अब कह रहा है इसको V वोल्टेज से आपने इसको पहले चार्ज कर लिया है, V वोल्टेज से आपने इसको V वोल्टेज से एनर्जाइज कर लिया है। और V वोल्टेज से एनर्जाइज करने के बाद जैसे ये फुल टू एनर्जाइज हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज। कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल टू C इंटू V। अब C कितना होता है भाई, C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, होता है ना, इंटू V। एक्चुअली क्यों लिखा, क्योंकि इन लोगों ने एरिया भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखी, तो मुझे लग रहा है कि अपन को Q को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, ठीक है ना। अब क्या करा गया, अब कहा गया है कि इसको चार्ज करने के बाद इतना चार्ज आ गया, Q इक्वल टू C भी चार्ज आ गया। अब इनका कहना है इसको चार्ज करने के बाद आप बैटरी से इसका नाता तोड़ दो, इसको बैटरी से आप इसको कनेक्शन अलग कर दो। चलिए बैटरी से कनेक्शन अलग कर दिया, बैटरी से कनेक्शन मैंने इस कैपेसिटर का अलग कर दिया। अब इनका कहना है कि इस कैपेसिटर को अलग कर लिया, तो कैपेसिटर को अलग कर दोगे तो चार्ज तो वही रहेगा बेटा, Q तो सेम रहेगा जो था पहले, Q विल रिमेन सेम, ओके। चलिए अलग कर दिया, और अब कह रहा है कि अलग करने के बाद एक इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे तो चार्ज तो सेम रहेगा, बट कैपेसिटी जो है C थी वो किससे कितनी हो जाएगी, KC हो जाएगी, यानी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगी। ये हो गई नई कैपेसिटी C डैश, मान लो इसको, ठीक है ना, नई कैपेसिटी C डैश मान लिया। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पहले था E नॉट था, मान लो पहले हवा वाला, E नॉट अपन क्या हो जाएगा, K, ठीक है ना। और आपको पता है कि पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है E इंटू डी, पोटेंशियल E इंटू डी। तो बेटा नया पोटेंशियल जो था वो भी क्या है, E नॉट बाई K है, नया पोटेंशियल E डैश जो आएगा वो E नॉट बाई K है, तो E नॉट बाई K मल्टीप्लाई बाई डी। E नॉट कितना होता है बेटा, आपको याद होगा, E नॉट मतलब कुल मिला के आप क्या लिख सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो E नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन कितना, K। E नॉट मल्टीप्लाई इंटू डी क्या होता है, वोल्टेज, मतलब इनिशियल वोल्टेज, यानी V डैश, बेटा V डैश लिखना चाहिए, V डैश इक्वल टू V बाई K। मैंने पहले भी बताया था कि पोटेंशियल कम हो जाता है ना, पोटेंशियल कम हो जाता है। अब चलिए इसमें कह रहा है कि कौन सा रिलेशन सही नहीं है, 1 बाई 1 हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा रिलेशन सही नहीं है। फर्स्ट इन्होंने कहा है कि जो चार्ज होगा Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू V बाई D। चार्ज कह रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट A इंटू V बाई D, चार्ज ये हो जाएगा। तो देखिए जी, चार्ज तो आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है, चार्ज सेम होता है ना, चार्ज जो होता है वो सेम होता है। अब अपन नया चार्ज निकाल लेते हैं, तो नया चार्ज क्या होगा, देखिए Q इक्वल टू नया वाला C, Q इक्वल टू C भी होता है ना, तो नई वाली कंडीशन में Q इक्वल टू C डैश नया वाला इंटू V डैश नया वाला, बोलिए यस और नो। C डैश क्या हो जाएगा भाई, बताया था मैंने, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना D, यस और नो। और V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई K। ये देखिए K से K क्या हो गया, कैंसिल। तो कुल मिलाकर के इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A इंटू V बाई कितना D, समझ गया ना। तो चार्ज अपना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A V बाई D। क्लियर हुआ ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये एक्चुअली कैपेसिटी थी, मैंने गलती से शुरुआत में चार्ज लिख दिया। दिस इक्वल टू C एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो हाँ ठीक है। तो Q इक्वल टू C भी होता है ना, तो C का V से मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पुराना वाला था चार्ज, क्लियर हो गया, तो बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। इन्होंने कहा है कि चार्ज इतना रहेगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन कहा है कि चार्ज इतना रहेगा, तो ये ट्रू है, कोई गलत नहीं है। सेकंड इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो V बाई K D हो जाएगा, तो ये तो कर चुके अपन मेरे ख्याल से,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो V बाई के डी हो जाएगा। देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई के डी हो गया क्या भाई? E इक्वल्स टू नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं, V बाई के, सॉरी E बाई के, नॉट V बाई के। नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पुराना वाला बाई के। बोलिए यस और नो। तो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होल डिवाइड बाई कितना? के। पुराना वाला फील्ड बाई के, ठीक है। अब पुराने वाले का यदि देखूं मैं ई नॉट, तो ई नॉट क्या था? V इंटू डी बाई कितना? के। समझ में आया ना? तो या तो क्या V बाई के डी, V डी बाई के होगा ये तो, इक्वल टू V बाई डी होता है क्या? हाँ यस, तो V बाई डी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ V बाई डी ही तो होता, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ई नॉट इक्वल टू V बाई डी अपॉन के। तो दूसरा भी सही है, दूसरा भी जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे वो भी सही है, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है ना। अब वर्क डन पूछ रहे हैं कि भाई वर्क डन क्या होगा, है ना। मेन अपन को वर्क डन बताना है। क्लियर हुआ? चलिए तो वर्क डन निकाल लेते हैं कि इतना सब कुछ करने में जो वर्क डन हुआ वो कितना वर्क डन लगा। वर्क डन निकालते हैं। देखिए वर्क डन W इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटर की हाफ CV स्क्वायर। तो शुरुआत में हाफ C क्या था? C नॉट था, और V क्या था? V नॉट मान लो, V नॉट माइनस हाफ, बाद में कितना हो गया? C जो है दैट इज इक्वल टू C डैश, और V नॉट क्या हो गया? V डैश का स्क्वायर। V स्क्वायर लगाना भूल गया था, आ गया समझ में? चलिए वैल्यू रखता हूँ हाफ। ये जो एनर्जी का रिलेशन निकालना है, चलो कोई बात नहीं, हाफ C की जगह C ही रहने दीजिए क्योंकि कैपेसिटी C थी, और V की जगह V रहने दीजिए क्योंकि कैपेसिटी V थी, माइनस 1/2। यस, देखिए C डैश क्या हो जाता है? K टाइम्स ऑफ C, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया तो K टाइम्स ऑफ C, इंटू V डैश क्या हो जाएगा? V बाई K का होल स्क्वायर। सही कह रहा हूँ? दैट इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, देखिए CV स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस, एक के से एक के कट जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस 1 बाई के। ऑप्शन की फॉर्म में लाने के लिए 1/2 C की वैल्यू क्या थी भैया? C एयर वाला था ये, तो C कितना था? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V का स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। तो दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन। तो ये वर्क डन आ रहा है जो कि डी ऑप्शन में है, मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक ना। डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो गलत ऑप्शन कौन सा हुआ? C। इन लोगों ने जो वर्क डन लिखा है W इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AV स्क्वायर अपॉन 2 KD, दैट इज रॉन्ग। वर्क डन इतना नहीं होगा, वर्क डन इतना होगा। क्लियर हो गया ना? ये वर्क डन आएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इसमें C ऑप्शन रॉन्ग है जो पूछा गया है ना, और D बिल्कुल सही है। जो एनर्जी निकली अपनी 1/2 है ना, इसको और भी लिख सकते हैं आप, हाफ। यदि इसको चाहें तो लिख सकते हैं C नॉट, और ये क्या था? ओरिजिनल पोटेंशियल V नॉट का स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के, ऐसा भी लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए तो नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन में कहा गया है मिलिकॉन तेल, 31 देखिए, मिलिकॉन तेल बिंदुक के प्रयोग में एक आवेशित तेल की बूंद जिसका द्रव्यमान 1.8 इंटू 10⁻13 किलोग्राम है, इसकी पट्टिकाओं के बीच में स्थिर है। पट्टिकाओं के प्लेटों के मध्य की दूरी 0.9 सेंटीमीटर तथा विभवांतर 2000 वोल्ट है। तेल की बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। चलिए देखिए सिस्टम क्या है भाई आपके पास, यही पुराना वाला जैसा। एक आपके पास ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप पर नीचे फोर्स कितना लगेगा? mg, और ऊपर कितना लगेगा? QE, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं QE इक्वल टू कितना? mg। Q वैल्यू कितना होता है बेटा? एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E कितना होता है बेटा? V बाई डी इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर, यानी V बाई डी। मास दिया गया है, मास दिया गया है, जो तेल का मास है, बूंद का ड्रॉप का मास, दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर कितना? -13, और G की वैल्यू कितनी मान लो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको N निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके ऊपर जिसको लटका रहे हैं। तो N को अलग कर लो,
है ना। क्या क्या चला जाएगा यहाँ, 1.8 इंटू 10⁻13 इंटू 10। दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी दी गई है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स 0.9 सेंटीमीटर। तो ये डी ऊपर चला जाएगा बेटा, डी। तो डी कितना है 0.9 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलो 10⁻2 अपॉन बेटा डी ऊपर चला गया। ई नीचे आएगा, ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 और वोल्टेज नीचे आएगा। वोल्टेज कितना लगाया गया 2000 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2000। बोलिए कोई दिक्कत। ये सारी चीज़ें अपन ने लगा ली हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या छूट गया। तो ये मास देखिए 1.8 इंटू 10 हो गया, इंटू जी की जगह 9.8 ले सकते हो आप। यहाँ पे 10 ना लो तो 9.8 भी चलेगा। ओके 0.9 इंटू 10⁻2 और 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई 2000। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 49.61, मतलब लगभग 50 इलेक्ट्रॉन उस बूंद के ऊपर बैठे हुए हैं। लगभग 50 इलेक्ट्रॉन जो हैं उस बूंद के ऊपर आपके बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन्स। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पेज नंबर 5 नाउ, पेज नंबर 6। चलिए ये हो गया अपने पास। कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये अपन ने लिया क्वेश्चन नंबर 31। अब आइए 32 पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जगह को परावैद्युत से भर दिया जाता है। संधारित्र की आवेशित कर बैटरी से हटा लिया जाता है। इस परावैद्युत को अब धीरे धीरे संधारित्र के प्लेटों के बाहर खींचा जाता है। इस तरह बाहर खींचे हुए परावैद्युत प्लेट की लंबाई तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का सही ग्राफ क्या होगा। बहुत ही स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि क्या सीन होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन का सीन क्या है मैं आपको बता दूं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र हिंदी में। इसके बीच के टोटल जगह को के पोटेंशियल से, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया जाता है। के बोला नहीं है, अपन ने खुद ले लिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भर दिया जाता है। ठीक है। अब इसको आप क्या करते हैं, इसको आप चार्ज करते हैं। इसको आप बैटरी से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो आप V वोल्टेज से चार्ज करेंगे तो ये जो है टोटल कैपेसिटर जो है V वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। V वोल्टेज से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। V वोल्टेज से चार्ज हो गया। अब कह रहा है चार्ज करने के बाद आपने बैटरी हटा ली, यहाँ से बैटरी हटा ली। तो भाई अभी तक ये जो है कैपेसिटर, भले आपने बैटरी हटा ली है, कितने वोल्टेज से चार्ज होगा बेटा, V वोल्टेज से रहेगा चार्ज, ठीक ना। V वोल्टेज से चार्ज रहेगा। अब कह रहा है इससे अब ये जो आपके पास ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक यूज किया है, इसको पकड़ के धीरे 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 आप बाहर खींच रहे हो, समझ गए ना, बाहर खींच रहे हो। तो बताना है आपको कि उस समय इसको आपने खींचा है ना। तो जैसे जैसे आप इसको खींचते जाओगे, मान लो खींचने की डिस्टेंस x है और पोटेंशियल v है, तो बताना है x और v का ग्राफ क्या होगा। x और v का ग्राफ क्या होगा। देखिए आप जानते हैं कि पोटेंशियल v जो होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, c इक्वल टू क्या होता है बेटा, q बाई v। तो v इक्वल टू क्या होता है, q बाई c, ठीक ना। v इक्वल टू, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट q था, अब यहाँ पे जो c था मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने के बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से मीडियम का जो कैपेसिटी थी वो क्या हो चुकी थी, k एप्सिलॉन नॉट डी बाई ए, भाई वही के सी हो गई थी। बोलिए यस और नो। अब अगर आप k को हटाएंगे, मतलब k को कम करेंगे, तो v क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, v बढ़ेगा। आपको बताना है कि k के हटाने से v किस तरीके से बढ़ेगा, ये ग्राफ कैसा आएगा। k को हटाने से v का ग्राफ कैसा आएगा, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। आपको बताना है कि v को हटाने से k का ग्राफ कैसा आएगा। बताइए किस तरीके का ग्राफ आएगा। भाई ग्राफ कांस्टेंट तो बिल्कुल रहेगा नहीं, ये बात तय है। ओके, ग्राफ कांस्टेंट तो बिल्कुल रहेगा नहीं। तो
32। देखिए जैसे ही आप इसका ग्राफ कैसे एनालॉजी कर सकते हो बच्चों, 4 ग्राफ दिए गए हैं, आप लोग देख लो। ये 4 ग्राफ दिए गए हैं, इन 4 ग्राफ में से एक कोई ग्राफ आपको बनाना है। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है, बोलो यस कि नो। अब ये ग्राफ क्या है, बढ़ता ही जा रहा 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 है। मतलब प्लेट पूरी बाहर निकल जाएगी तो भी बढ़ता जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। के कुछ समय तक कम हो जाएगा ना, उसके बाद के की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाएगा। जैसे पूरा बाहर निकल जाएगा तो के 1 हो जाएगा। बोले यस कि नो। भाई थोड़ी देर तक के अंदर फंसा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक फंसा हुआ है, जैसे ये पूरा निकल जाएगा तो फिर तो अंदर हवा आ जाएगी ना। तो भाई ये बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा ये भी बढ़ता ही जा रहा है, देखो ये भी बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, बट ये देखिए ये बढ़ करके धीरे से कांस्टेंट हो गया है। फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को आप कितना नीचे ले जाओ, दूसरे देश खींच के ले जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से जो उसका ग्राफ होगा, पहले पोटेंशियल बढ़ेगा और फिर धीरे से कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल सही ग्राफ है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ये इसमें थोड़ी सी अपना दिमाग ऐसा यूज होना था, ठीक है ना। तो 32 भी हो गया। अब चलिए आइए 33 करते हैं। 32 के बाद 33। क्वेश्चन है 33 का, क्वेश्चन नंबर 33 इजी लग रहा है देखने में तो बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है। d/2 मोटाई की एक धातु प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दी जाती है तो धारिता क्या होगी? लो भैया क्या है भाई, पहले इस समांतर प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कह रहा था कि इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो कैपेसिटी क्या रही होगी हवा में, एप्सिलॉन नॉट a/d रही होगी। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसके बीच में d/2 की मोटी एक मेटल की प्लेट रख दी जाए, ये लीजिए d/2 की मेटल की प्लेट रख दी जाए। मेटल, तो मेटल क्या होता है भाई आपको पता होगा, मेटल का क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट। तो अपन जानते हैं C मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d - t + t/k। बोलो यस। तो भाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A तो रहेगा ही, d बेटा d तो रहेगा ही, -t थिकनेस यानी d/2 और t यानी कि थिकनेस d/2 और k यानी इन्फिनिटी के, तो 0 हो गया पूरा टर्म। तो d - d/2 मतलब कि d/2 बचेगा, 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A/ कितना d, मतलब मेरे को कैपेसिटी डबल होती समझ में आ रही है, तो आंसर d होना चाहिए इसका। 33 का d चेक करिए बच्चों, आंसर है क्या? बिल्कुल सही है, कैपेसिटी डबल हो जाएगी। ओके 33 का d, ठीक है ना। यस करेक्ट आंसर इज d, नोट करिए। ओके सो योर कैपेसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। आपकी C थी यदि मान लीजिए पहले, तो अब हो जाएगी 2C। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पहले मातृभाषा में पढ़ लिया जाए इसको। 10 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 20 माइक्रोफैरड वाले धारिता के अन्य संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। अब इन्हें अलग कर पुनः इस तरीके से जोड़ा जाता है कि एक संधारित्र की धनावेशित प्लेट दूसरे संधारित्र की धनावेशित प्लेट से जुड़ जाए तथा ऋणावेशित प्लेट दूसरे प्लेट की ऋणावेशित प्लेट से जुड़ जाए। वाह, मतलब पैरेलल जोड़ दिया है। यदि बाह्य विभव ना हो तो प्रत्येक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा? सुन लिया, हिंदी में ऑप्शन भी देख लो हिंदी वाले बच्चों। अब मैं इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 भाई 10 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर था और एक 20 माइक्रोफैरड का, एक 10 का है एक 20 का है। 20 माइक्रोफैरड का दूसरा कैपेसिटर, 10 का और 20 का, इनको जोड़ के सीरीज में जोड़ करके एक 200 वोल्ट पे इनको टनाटन किया गया।
200 वोल्ट पे इनको लोड किया गया। ठीक है, ठीक है, कर दिया भाई। अब 200 वोल्ट पे जैसे तुम करोगे तो करंट फ्लो होगी। क्या स्टेब्लिश होगा बेटा? दोनों के ऊपर चार्ज, और सीरीज में सेम चार्ज आता है। सीरीज में सेम चार्ज आएगा। चलिए कितना चार्ज आएगा वो निकाल लेते हैं। तो पहले टोटल कैपेसिटी निकाल दो, है ना? टोटल कैपेसिटी निकाल दो। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले मैं पूरी लॉन्ग मेथड बता दूं फिर मैं बताता हूँ। तो टोटल कैपेसिटी निकाल दो। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी भाई? 10 और 20 का सीरीज है ना। 1/c इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, 20। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यानी 1/c। c इक्वल टू आएगा 20/3। बोलो आएगा नहीं आएगा? 20/3 आ गया c। अब q निकालना है भैया। q इक्वल टू कितना आ जाएगा? cv होता है। q इक्वल टू cv। तो भैया c जो है आपका वो है 20/3 और v आपका है 200, यानी भैया 4000/3 माइक्रो कूलम। ये आ गया चार्ज। मतलब इस पे भी कितना चार्ज लोड होगा? 4000/3 कूलम का, और इस पे भी 4000/3 माइक्रो कूलम का चार्ज जाएगा दोनों पे, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होते हैं। सीरीज में चार्ज सेम होते हैं तो इतना चार्ज इन दोनों पे चला गया। कितना चार्ज? 4000/3। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं मैं। अभी क्वेश्चन के बीच में ही था, मैंने सोल्यूशन शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन आगे है कि अब इन्हें फिर से ब्रेक करके इनको पैरेलल में अरेंज कर दिया जाता है। इनको फिर से ब्रेक करके इनको पैरेलल में अरेंज कर दिया जाता है। मतलब जो 10 और 20 था, अब क्या किया गया बड्डे? ये देखो भैया, ये अरेंज कर दिया गया पैरेलल में। और ऐसा अरेंज किया गया कि पहले प्लस प्लेट का प्लस दूसरे प्लेट के प्लस से जुड़े, और दूसरे प्लेट का माइनस दूसरे प्लेट के माइनस से। मतलब चार्ज एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाए। अपोजिट कर देते तो चार्ज लड़ मर जाते। समझ गए ना? तो भैया पहले वाले का चार्ज कितना है? 4000/3 माइक्रो कूलम। दूसरे वाले का चार्ज कितना है? 4000/3 माइक्रो कूलम। बोलिए। अब पैरेलल में कैपेसिटी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। आपको बताना है कि वोल्टेज कितना होगा। ठीक है ना? आपको बताना है कि इस कॉम्बिनेशन पर नेट वोल्टेज कितना आएगा। ठीक है ना? तो बेटा अब सबसे पहले आप निकालिए टोटल चार्ज कितना होगा, क्योंकि आपको नेट वोल्टेज चाहिए ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Q इक्वल टू CV होता है, तो इस बार V निकालना है। तो V इक्वल टू क्या? Q/C। तो V इक्वल टू Q/C चाहिए आपको। देखिए, सो V इक्वल टू Q/C। Q क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों चार्ज टोटल हो जाएंगे। तो 4000/3 इसका और 4000/3 इसका, टोटल कितना? 8000/3। यस और नो? और पैरेलल में दोनों कैपेसिटी ऐड हो जाएंगी, तो C1 प्लस C2। तो एक कैपेसिटर कितने का है भैया? ये माइक्रो कूलम है बेटा। अब एक कैपेसिटर 10 का है और दूसरा 20 का है, तो दोनों पैरेलल में जुड़ गए तो कितने हो गए? 30 के माइक्रो कूलम, माइक्रोफैरड, सॉरी, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल। तो वोल्टेज इक्वल टू 8000 ऊपर और नीचे कितना आएगा? 90, 8000/90। 0 से 0 कैंसिल। आंसर V इक्वल टू 800/9 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो कोई दिक्कत बच्चों इसमें? तो ये 34 भी हो गया अपना। ठीक है जी बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ओके, 35 क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 35 विभिन्न अर्धव्यासों के, हो हिंदी तो महान है। विभिन्न अर्धव्यासों के दो गोलों को समान आवेश दिया गया है। विभव छोटे गोले पर अधिक, बड़े गोले पर अधिक, दोनों गोलों पर समान, पदार्थ के गोले की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चलिए भैया, विभिन्न अर्धव्यास समझते हो? रेडियस मतलब आपके पास दो गोले हैं
अलग अलग रेडियस के, ये मान लो छोटा गोला छोटी रेडियस का, बड़ा गोला बड़ी रेडियस का। अब दोनों गोलों को आपने सेम चार्ज दिया है, सेम चार्ज दिया है, समझ गए ना? मतलब Q दोनों का सेम है। आपको बताना है कि किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। साफ समझ में आ रहा है? छोटे वाले पर है ना, क्योंकि पैसा ज्यादा है और एरिया कम है तो ज्यादा वजनदारी है, समझ गए ना? और बाकी देखो फॉर्मूले से V इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q बाई सी। अब Q तो कांस्टेंट है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, C। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। इसको गायब कर दो क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, जिसकी रेडियस कम उसका दबदबा ज्यादा, उसकी वजनदारी ज्यादा होगी। और रेडियस कम है तो भाई छोटे गोले पर अधिक होगा विभव या पोटेंशियल ज्यादा किस पे होगा, छोटे गोले पर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा इसका, A है ना। तो V इस पे ज्यादा होगा छोटे गोले पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, छोटे गोले पर V ज्यादा होगा। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हो गया, 36 देखते हैं। 35 हो गया, 36 चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन है 36, 3 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को कैसे संयोजित करेंगे? ओके, कैसे जोड़ेंगे आप? यदि 3 माइक्रोफैरड धारिता का प्राप्त करना है आपको तो 2 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर आप कैसे जोड़ेंगे? तीनों को सीरीज में, तीनों को पैरेलल में, है ना। 2 सीरीज 1 पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज। चलिए देखिए क्या है जुगाड़। 3 माइक्रोफैरड लेके आना है और आपके पास 2 माइक्रोफैरड के हैं, ठीक है ना। तो 2 माइक्रोफैरड के 3 आपके पास कैपेसिटर्स हैं। इन तीनों को यूज करके कितना बनाना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए 2 का है 1, अगर सीरीज में जोड़ोगे तो 2 से भी कम आएगा और पैरेलल में जोड़ोगे तो 2 से ज्यादा आएगा। तो पैरेलल में यदि तीनों को जोड़ते थे तो 2 2 2 6 हो जाता, ठीक है ना। मगर अपन को 3 चाहिए है और अगर 2 पैरेलल जोड़ो तो 2 पैरेलल में किसका इफेक्ट मिलता है, 4 का, मतलब 4 को कम करना पड़ेगा। तो पहली चॉइस है मेरी 2 पैरेलल 1 सीरीज। आइए देखते हैं, 2 पैरेलल और 1 देखते हैं, 2 2 2। 2 पैरेलल कितना हो गया, 4। इसमें नहीं आएगा आंसर, 1 पैरेलल 2 सीरीज में आएगा, है 2 और 2 4। अब 4 में ये तो बढ़ेगा 4 से, 1 मिनट 4 और 2 सॉरी देखिए 4 से कम होगा, 4 से कम ही होगा और 2 से भी कम हो जाएगा ये तो, क्योंकि फिर ये सीरीज है। 4 और 2 तो सीरीज में 2 के साथ है तो ये कम हो जाएगा, निकाल लेते हैं फिर भी। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। तो एलसीएम कितना आया, 4, 1 प्लस 2। ओके, तो पलटेंगे तो कितना आएगा, 4/3। तो इसमें अपन सफल नहीं हुए। तो अभी अपन ले 2 पैरेलल 1 सीरीज। अब 2 सीरीज 1 पैरेलल लेते हैं, 2 सीरीज 1 पैरेलल। तो 2 सीरीज ले लिया और साथ में 1 पैरेलल, 2 का। साफ दिख रहा है बेटा, आंसर करेक्ट है ये। 2 सीरीज 1 पैरेलल, तो 2 और 2 का सीरीज कितना आएगा, 1, और 1 के साथ 2 का पैरेलल कितना आया, 3। यस, तो आ गया भाई 2 सीरीज 1 पैरेलल, करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 36 डन। नेक्स्ट 37, एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टिका रख दी जाती है। अपरिवर्तित रहने वाली राशि है, साफ बात है, आवेश यानी क्यू। मतलब क्या कह गया भाई इंग्लिश में कह गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको आपने पहले चार्ज कर दिया तो क्यू आ गया, और फिर उसके बीच में आपने वो रख दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब,
तो बताइए कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रहेगी? आंसर चार्ज। चार्ज ही तो अनचेंज रहेगा, ठीक है ना, चार्ज ही अनचेंज रहेगा। तो 37 का चेक करिए आंसर भाई, 37 का करेक्ट चार्ज ही है। ओके, क्या हुआ? चार्ज ही है। यस, क्योंकि यदि कंसेप्ट देखा जाए तो क्यू डैश नया वाला इक्वल टू सी इंटू वी, तो यदि नई वाली कैपेसिटी सी डैश जो होती है वो क्या हो जाती है? के टाइम्स ऑफ पुरानी, और नया वाला कैप में वोल्टेज इक्वल टू वी डैश इक्वल टू वी बाई के, तो के से के कैंसिल, तो फिर से क्या आता है? सी वी, वही पुराना वाला चार्ज जैसे इक्वल टू क्यू। समझ गए ना? यस, तो 37 क्वेश्चन भी डन हो गया। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 5 कूलाम का एक आवेश 0.5 मीटर से विस्थापित किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में कार्य 10 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होगा? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि 5 कूलम का चार्ज है और 5 कूलम के चार्ज को आप 2 पॉइंट ए और बी के बीच में, ये ए है, यहाँ पे पोटेंशियल बी है, और आप यहाँ से इसको जबरन खिसका के लेके जा रहे हो, तो आपको 0.5 मीटर से खिसकाने के लिए आपको वर्क डन करना, आपको काम करना पड़ रहा है 10 जूल। कितना काम करना पड़ रहा है? 10 जूल। तो आपको बताना है कि वो कितना होगा पोटेंशियल। तो आपको पता होगा डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू, बताया था ना मैंने। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा डब्ल्यू कितना किया गया बेटा? 10 जूल, और चार्ज कितना है? 5 कूलम। तो आंसर कितना आ गया? 2 वोल्ट। तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 2 वोल्ट का। 38 का ए ऑप्शन चेक कीजिए, बिल्कुल सही, 38 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन का कहना है हिंदी में, विद्युत विभव एवं दूरी के बीच संबंध को निम्न रूप से दिखाया गया। v इक्वल टू 5x² प्लस 10x माइनस 9 वोल्ट, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? मतलब ये वी हैव गिवन ए पोटेंशियल फील्ड दिया गया है हमको। व्हाट इज पोटेंशियल फील्ड? v इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x माइनस 9। ओके, ये इस तरीके से पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ। आपको बताना है x इक्वल टू 1 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कल मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ dv बाई dx, याद आया? E इज इक्वल टू होता है dv बाई dx नेगेटिव में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस d बाई dx ऑफ v क्या है ये पुट कर दो, 5x² प्लस 10x माइनस का 9। सो E इज इक्वल टू नेगेटिव 5x² का डिफरेंशिएशन 10x, यस और नो? 10x प्लस कितना 10, और कांस्टेंट का तो 0 हो गया। अब इन लोगों ने हमसे कितने सेंटीमीटर पे बोला है? x इक्वल टू 1 मीटर पे, x इक्वल टू 1, तो पुट कर दो बेटा 1 की वैल्यू। E इक्वल्स टू माइनस 10 बन जा कितना आ गया 10, और प्लस 10 तो है ही, तो आंसर E इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। और यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड कितना होगा? 20 प्लस 20 है ना। ये माइनस साइन तो बताता है कि वोल्टेज जो है पर मीटर, यहाँ पर मीटर जो है फॉल हो रहा है 20 की रफ्तार से, 20 वोल्ट ईच मीटर में फॉल हो रहा है। बट यदि मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो कितना आएगा? 20 वोल्ट पर मीटर। तो माइनस साइन उपलब्ध नहीं है ऑप्शन में, सो आंसर 20 वोल्ट पर मीटर ही लगाएंगे। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, समझ में आ रहा ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। 39 तो कर लिया, 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 40 है, एक समांतर पट्ट संधारित्र के बीच का स्थान d/2 मोटाई कम से K1 और K2 परावैद्युत पट्टी से भर दिया गया है। डी संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी है, ये तो मैं करवा चुका हूँ पहले भी, कि भाई यदि आपके पास एक टोटल कैपेसिटर है और आप आधे में K1 और आधे में K2 भर चुके हो, तो आपकी जो कैपेसिटी होगी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, है ना, d1/K1 प्लस d2/K2। तो d1 यहाँ पे d/2 है तो d/2 K1 और d/2 K2, ये हो जाएगा नहीं होएगा? ओके, तो यहाँ पे 2 बाहर ले लें आप, तो C इक्वल टू आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर हुआ ना? नीचे आएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। यदि इसको पलट देंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट A भी था बेटा, और यहाँ पे D एप्सिलॉन नॉट A/D, यहाँ आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन दिख रहा है मुझे। ओके, 40 का C एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, 40 का C। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी इसको याद कर सकते हैं, अगर दो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिए हैं, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और अलग अलग सेम थिकनेस है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, क्वेश्चन नंबर 41। 40 इज डन, नाउ 41। क्वेश्चन नंबर 41 हिंदी मीडियम के लिए पढ़ देता हूँ। एक 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है और एक अन्य निरावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसे उभयनिष्ठ विभवांतर 20 वोल्ट तक हो जाता है। दूसरे संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हाँ, आज मैंने आपको ये डेरिवेशन करा के बताया था कॉमन पोटेंशियल वाला। क्या था? कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वही था, वही फॉर्मूला। तो मैंने क्वेश्चन समझाया नहीं इंग्लिश वाले बच्चों, समझा देता हूँ। देखो 42 कह रहा है कि भैया एक आपके पास 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसको तुमने 50 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, 10 माइक्रो 50 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, और दूसरा बेचारा अनचार्ज वैसा कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटी पता नहीं है और इसको चार्ज ही नहीं किया है, 0 वोल्ट है। समझ गए? आपने दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, 10 माइक्रो 50 वोल्ट पे और ये C माइक्रो पता नहीं है 0 वोल्ट पे, दोनों को जोड़ दिया। सीधी सी बात है भाई, चार्ज जो है इसका निकल करके इसके अंदर आएगा, ये इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 50 वोल्ट है, ये भूखे को खाना खिलाएगा। इसके पास हाँ हाई पोटेंशियल पे है, इसको लो पोटेंशियल को फीड करेगा। अब थोड़ी देर तक ये चार्ज हो गई, चार्जिंग हो गई। अब बताइए, इसमें कह रहा है कि यदि नेट पोटेंशियल जोड़ने के बाद पूरे सिस्टम का आता है 20 वोल्ट, कितना आता है? मतलब मैं भी 20 में, तुम भी 20 में, तो बताइए इसकी कैपेसिटी क्या होगी? तो देखिए मैंने बताया था कॉमन पोटेंशियल V कॉमन इक्वल टू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C कितना हो चुका है? 20। C1 कितना है बेटा? 10 माइक्रो, तो 10 माइक्रो। V1 कितना है बेटा? 50 प्लस C2 पता नहीं है, C माइक्रो C मान लो। V2 कितना है? 0 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब कितना लिख दूं यार, कितना लिख दूं बच्चों इसको? 10 प्लस C, 10 माइक्रो प्लस C। समझ गए? चलो इसको सॉल्व कर लो। 20 इंटू 10 माइक्रो प्लस C इक्वल टू 500 माइक्रो। बोलो बेटा यस और नो? 20 इंटू 10 माइक्रो 200 माइक्रो, बोलो यस और नो? प्लस 20C इक्वल टू 500 माइक्रो। 20C इक्वल टू 500 माइनस 200 माइक्रो, मतलब कितने माइक्रो बेटा? 300 माइक्रो। बोलो यस और नो? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 गया तो 15। समझ गए ना? सो कितना आ गया? C इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड। तो करेक्ट आंसर C है, 15 माइक्रोफैरड। चेक करो, बिल्कुल सही आंसर 15 माइक्रोफैरड ही है। आया समझ में? नहीं आया? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। दो धातु की पट्टियां जिनके बीच का विभवांतर, हिंदी वालों क्वेश्चन देखो। दो धातु की पट्टियां जिनके बीच का विभवांतर 800 वोल्ट है, क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे से
0.0 मीटर की दूरी पर हैं, एक 1.96.15 किलोग्राम संहति का कण इनके बीच संतुलन में लटका है। यदि U मूलावेश है तो कल कण का आवेश होगा वही Q इक्वल टू mg। चलो देखो भैया क्या है ये, कुल मिला के क्या है बच्चों, यहाँ पे एक दो प्लेट्स हैं, ओके, दो प्लेट हैं, दोनों के बीच में कितने का वोल्टेज है बेटा, 800 वोल्ट, 800 वोल्ट। एक दूसरे की दूरी कितनी है बेटा, 0.02 मीटर, समझ गए, मतलब 2/100 मीटर ये दे दी है ना, 2/100 मीटर, 0.02 मीटर यानी 2/100 मीटर या 2 × 10⁻² मीटर। अब कह रहा है इसमें एक पार्टिकल है, पार्टिकल ये लटका हुआ है, लटका कैसे होगा, mg से, ऊपर कौन बैलेंस कर रहा होगा, QE, तो वही बेटा QE इक्वल टू mg। Q निकालना है, E क्या होता है बेटा, V/D, V है 800 और D कितनी है 2/100, तो 2 और 100 पलटी मार के ऊपर, बोलो यस। मास कितना दिया, 1.96 × 10⁻15 किलोग्राम और G कितना मान लो 10। अब बेटा सब कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना, Q निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, तो Q निकाल लेना, और ऑप्शंस जो हैं वो E के फॉर्म मामले में हैं, E3 E6 E4 E, तो मतलब जो भी Q आएगा वो कूलाम में आएगा, और आपको Q इक्वल टू NE होता है, तो आपको फाइनली 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, तो आपको जो भी आंसर आएगा वो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। आ गया समझ में ना, हाँ, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका मान लीजिए Q जो भी आएगा, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, Q 1.96 × 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाई 10, G की वैल्यू, अच्छा G की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके, और ये Q है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पूछा है, तो यदि आपको N निकालना है तो ये जो टोटल आएगा इसमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, × 10⁻⁻9। बेटा सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आंसर कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उसके ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन का। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। अब अगला देखते हैं, इसको नोट करिए बच्चों अच्छे से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ये दो संधारित्र A तथा B श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। जब स्विच S को दबाने के उपरांत दोनों संधारित्र पूर्ण आवेशित हो जाते हैं, तब आपको दोनों का वोल्टेज बताना है। आपको दोनों का वोल्टेज और कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो चीज़ अपने को बतानी है। चलिए डायग्राम पे बेस क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन देखिए कैसे क्या है। आपके सामने दिया गया है कि एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और एक 3 माइक्रो का जुड़ा है कैपेसिटर, 3 माइक्रो। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये स्विच है, ओके, 10 वोल्ट की बैटरी। जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा ये इसको चार्ज करना दोनों को शुरू कर देगा। तो सबसे पहले ये है कि आपको बताना है कि चार्ज करने के बाद जब टोटली चार्ज हो जाते हैं तो इन पे दोनों पे वोल्टेज कितना है, दोनों की एनर्जी कितनी है, इस पर क्वेश्चन है, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का ज्वाइंट निकाल लो। 3 है बेटा, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका 3 नेट कैपेसिटेंस निकाल लो। तो C इक्वल टू 2 × 3 अपॉन 2 + 3, C1 C2 अपॉन C1 + C2 दैट इज इक्वल टू 6/5। ये आगे इनकी नेट कैपेसिटी। Q इक्वल टू होता है C × V, तो C है 6/5 और वोल्टेज कितना है 10, तो 2, यानी कि 12 माइक्रो का चार्ज दोनों के ऊपर जाएगा। ये भी 12 माइक्रो खाएगा और ये भी 12 माइक्रो कूलाम चार्ज खाएगा। चला गया, तो भाई 12 माइक्रो कूलाम दोनों पे चार्ज आ गया। अब जितना चार्ज होता है उसके हिसाब से आता है पोटेंशियल। तो 12 माइक्रो कूलाम है तो अलग अलग पोटेंशियल निकालो। तो V इक्वल टू क्या होता है Q/C। तो फर्स्ट वाले पे चार्ज कितना गया 12 माइक्रो। कैपेसिटी इसकी इंडिविजुअल कितनी है 2 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कितना 6 वोल्ट। मतलब फर्स्ट वाले पे वोल्टेज कितना आएगा बेटा 6 वोल्ट। तो 10 में से 4 ये 6 ये खा गया, तो कितना बचा इसके नाम का 4 वोल्ट। समझ में आ गया ना। तो पहले वाले में प्लेट A जो है, प्लेट A ये दी गई है, प्लेट B ये दी गई है, ठीक ना। तो प्लेट A पे कितना वोल्ट होगा 4 वोल्ट और प्लेट B में कितना होगा 6 वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही समझ में आ रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 44 चल रहा है, 44।
44 कह रहा प्लेट ए के लिए बीच विभवांतर 4 वोल्ट होगा। तो प्लेट ए मतलब कि ये वाली, तो प्लेट ए में अपने पास 4 वोल्ट आ रहा है और प्लेट बी में 6 वोल्ट, यही तो आ रहा है। तो गलत क्या हुआ, एक बार फिर से निकाल लो। प्लेट ए मतलब 3 माइक्रोफेरेड वाली प्लेट ए, तो V = Q/C, तो 12 माइक्रो चार्ज गया है, 12 माइक्रो चार्ज गया है। ओ हो 12 माइक्रो चार्ज गया है और 3, हाँ करा तो सही है, फिर क्या गड़बड़ है। ओके, तो अपना आंसर बिल्कुल सही है भाई। इस प्लेट का नाम यदि B आपने दिया, इसका नाम A दिया है, तो इस वाले में A वाले में देखो 12 माइक्रो कूलम गया है, तो Q तो ये हो गया और C का डिवाइड कर दो। C कितना है अपने पास, C टोटल अपने पास कितना आया था इसका 3, तो यस, तो इसके पास जाएगा 4 वोल्ट और इसके पास कितना जाएगा 6 वोल्ट। तो बिल्कुल सही है यही आंसर, ऑप्शन में गड़बड़ी है ना, ये अपना आंसर बिल्कुल सही है, डोंट वरी। अब यदि इसी क्वेश्चन में मैं एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए बात कहूँ, तो फर्स्ट वाली की एनर्जी हाफ है ना, Q × V होती है, हाफ Q × V, तो एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ Q × V। जब आप दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज तो दोनों पे सेम आ जाएगा। तो एनर्जी का रेशियो U1/U2 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल V1/V2। तो V1 कितना आ गया अपने पास बेटा, यदि हम देखें इसको A मान रहे हो तो अपन को एनर्जी निकालना है UA/UB, तो इसको A माना तो इसका पोटेंशियल कितना गया है 4 और इसका पोटेंशियल कितना गया है 6 गया है, तो रेशियो कितना आएगा 2:3। यस, तो एनर्जी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा 2:3। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि C1 धारिता के एक संधारित्र को V0 विद्युत वाहक बैटरी से जोड़कर आवेशित करने के उपरांत बैटरी को अलग कर दिया जाता है। इसके पश्चात इसे C2 धारिता के एक अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन पर विभवांतर का मान क्या होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पहले किया था। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास एक C1 अलोन कैपेसिटर है, आपने इसको V0 बैटरी से चार्ज किया है, और एक दूसरा कैपेसिटर C2 जो कि अनचार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है। दोनों को बाद में आपने फाइनली इसको पैरेलल में कर लिया है। तो बोल रहा है भैया फाइनली वोल्टेज, तो मैंने बताया था C1 V1 + C2 V2/C1 + C2। तो आंसर आएगा V = C1 कितना था, C1 ही था, इंडिविजुअल V0 से किया था, ये तो कुछ था ही नहीं, और लास्ट में क्या आएगा C1/C2। तो ये इसका आंसर आएगा कॉमन पोटेंशियल = C1/C1 + C2 टाइम्स ऑफ V0। C1/C1 + C2 टाइम्स ऑफ V0। आंसर नंबर बी चेक करिए, 45 का बी होना चाहिए करेक्ट आंसर, 45 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 46, धातु के एक घनाकार टुकड़े को धनात्मक आवेश क्यों दिया गया है, उपरोक्त टुकड़े में से संबंधित कौन सा सत्संग सत्य है। मतलब एक मेटल का कोई टुकड़ा है, ये मेटल का कोई टुकड़ा है, कैसा भी है ना, घनाकार टुकड़ा मतलब क्यूबाइडल शेप का टुकड़ा है, ये क्यूबाइडल शेप का कोई टुकड़ा है। ओके, मेटल का कोई लोहे का मान लो टुकड़ा है। अब इसमें से आपको इसने क्यू चार्ज दिया है, ठीक ना, तो आपको बताना है कि भाई क्या कंडीशन बनेगी इसके लिए। फर्स्ट, धनाकार टुकड़े की सतह पर विद्युत विभव 0 होगा। कह रहा है कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल 0 होगा। भाई क्यों 0 होगा सरफेस पर पोटेंशियल, सरफेस पर पोटेंशियल 0 होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे आके बैठा है, तो सरफेस पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो कह रहा है V सरफेस क्या 0 होगा, नहीं, नॉट एग्री, V सरफेस 0 नहीं होगा। दूसरा, घनाकार टुकड़े के अंदर विद्युत विभव 0 होगा। कह रहा है कि अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा, बल्कि अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि बाहर चार्ज बाहर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो V इनसाइड क्या 0 होगा, नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है, घनाकार टुकड़े की सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होगा। हाँ, ये बात जरूर है भाई, बिल्कुल एग्री करता हूँ इसमें मैं, क्योंकि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जाती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर जाती हैं सरफेस के। इस पॉइंट पर ऐसी निकलेंगी, इस पॉइंट पर ऐसी निकलेंगी, इस पॉइंट पर ऐसी, इस पॉइंट पर ऐसी। यस, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो जाएंगी वो उसके परपेंडिकुलर जाएंगी, ठीक ना।
नेक्स्ट डी है, घनाकार टुकड़े के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित होती है, मतलब मीन्स इनसाइड द क्यूब देयर विल बी रैपिड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एवरीवेयर, कोई चेंज फेंज नहीं होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है, ठीक है ना, इसका सी है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 डन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 47 नाउ। क्या कह रहा है 47th क्वेश्चन? एक आर त्रिज्या वाले खोखले सुचालक गोले की सतह पर क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू। गोले के भीतर केंद्र से आर इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 3 दूरी पर विभव का मान क्या होगा? भाई कैपिटल आर है, इंग्लिश में सिचुएशन क्लियर कर दूं बच्चों, कि आपके पास कैपिटल आर रेडियस का एक खोखला हॉलो स्फीयर है, ओके, कंडक्टिव स्फीयर है। अब इसके सरफेस पर पोटेंशियल जो है क्यू है, पोटेंशियल निकाला गया है, निकाल लीजिए। चार्ज टोटल सरफेस पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है? क्यू है। कितना है? क्यू चार्ज है। सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। और मैंने बताया था जो सरफेस पे होता है वो हर जगह रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ओके, तो चाहे आप जी सेंटर पे आओ या आर पे आओ या r/3 पे आओ, सेम रहेगा, तो आंसर भी यही आएगा। अगर इस पॉइंट पे बोल रहे हो r/3 दूरी पर, तो यही आंसर होगा। ओके, सो आंसर इसका सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है ये, 47 का आंसर सी चेक कीजिए। यस, करेक्ट आंसर सी। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपके पास कंडक्टर है, तो कुछ चीज़ बता देता हूँ आपको। एक आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है तो, ओके, चालक गोला आपके पास है, स्फेरिकल कंडक्टर है तो, नंबर 1 पूरा चार्ज इसके सरफेस पे आके बैठेगा, ओके, और अंदर के किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड, मैं इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इनसाइड कहीं किसी पॉइंट पर यदि आप बोलोगे चार्ज कितना होगा? 0। मैं बोलूँगा इंटेंसिटी कितनी होगी? 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मैं बोलूँगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। याद रखिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, बट डिफरेंस दोनों सेम से माइनस होके 0 हो जाएंगे। समझ गए ना? वर्क डन कहीं भी क्या होगा? 0, क्योंकि क्यों पोटेंशियल सरफेस है। वर्क डन इक्वल टू 0, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता क्या है? Q इंटू डेल्टा वी। अरे डेल्टा वी ही 0 है तो वर्क डन तो 0 होगा ही। ओके ना, ये 0 हो गया, वर्क डन 0 हो गया। देन इसके बाद अपना, यदि मैं बोलूँ अंदर से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस जा रही हैं? 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो टोटल फ्लक्स भी क्या होगा? 0। समझ में आ गया? तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। चलिए ठीक है।